स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हमने क्लास 9th में पढ़ा था एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो सभी एटम्स हैं ये किसी न किसी एलिमेंट के होते हैं। जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं और दूसरे एलिमेंट के एटम से एक एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होते हैं। फिर जब हमने इन एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंज किया तो अब वो कहलाई एक पीरियडिक टेबल, और उस पीरियडिक टेबल में थे लगभग 118 एलिमेंट्स। और जब उन 118 एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, तो हमने देखा कि एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक साइड आ गए और एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक साइड चले गए। फिर जब प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग हो गई तो हमने उन्हें डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरीज में। एक साइड हो गए सभी मेटल्स, एक साइड हो गए सभी नॉन मेटल्स, और बीच में कुछ थोड़े से आ गए मेटलॉइड्स, जिनको कहते हैं कि इनके अंदर प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। तो बस उसी बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम देखेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद कि किस तरीके से इन मेटल्स को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नेचर में से ऑब्टेन किया जाता है, फिर प्योरीफाई किया जाता है, यूज किया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए। यही सब आज हमें जो है इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइन करना, और जो लस्टर्स प्रॉपर्टी है यानी कि शाइन करना, वो सब आप सभी ने देखा होगा कि जितनी भी प्लास्टिक वगैरह है वो कैसी रहती है, क्या वो कभी शाइन करती हैं? ये प्लास्टिक हो गई या और दूसरे जो है नॉन मेटल्स हो गए, क्या कभी शाइन करते हैं? नहीं। लेकिन जितने भी मेटल्स है, जैसे कि आयरन हो गया है ना, नया आयरन के कोई भी आप प्लेट लिया हो या कुछ भी आयरन का सब्सटेंस लिया हो, वो क्या करेगा? शाइन करेगा, है ना। उसमें से क्या दिखेगा? एक सरफेस उसका जो होगा वो क्या होगा? शाइनी होगा, और इसी शाइनी सरफेस को हम कह देते हैं लस्ट्रस। ठीक है। तो जो सभी मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपनी प्योर स्टेट के अंदर, जैसे आपने देखा होगा घर में गोल्ड हो गया, है ना, गोल्ड की होती है ना ज्वेलरीज वगैरह, आपने घर में देखा होगा, अपने मम्मी पहनती होंगी या दीदियां पहनती होंगी, सिस्टर्स। तो उन सबकी गोल्ड की ज्वेलरी में आप देखना कि वो क्या कर रही होंगी? शाइन कर रही होंगी, क्योंकि गोल्ड लगभग प्योर फॉर्म में हमारे जो है ज्वेलरी में रहता है ना, ज्वेलरी बनती है। और ऐसे सिल्वर की भी ज्वेलरीज होती हैं। तो ये सब क्या है? ये मेटल्स हैं, क्योंकि ये सब क्या करती हैं? शाइन करते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं हमारे, वो अपनी प्योर स्टेट के अंदर क्या दिखाते हैं? शाइनी सरफेस शो करते हैं, एक प्रॉपर्टी। और इसी शाइनी सरफेस की प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं लस्ट्रस। तो सभी मेटल्स क्या हो गए? लस्ट्रस हो गए, और सभी नॉन मेटल्स क्या हो गए? नॉन लस्ट्रस हो गए। लेकिन केमिस्ट्री में आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे 11th-12th में, तो केमिस्ट्री का एक दूसरा नाम है एक्सेप्शन। ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस काफी देखने को मिलते हैं हमें केमिस्ट्री के अंदर। तो यहीं से हमारे एक्सेप्शंस की शुरुआत हो जाती है। ये कह रहा है कि जो सभी नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन जो आयोडीन होता है, आयोडीन एक नॉन मेटल है ना, ग्रुप 17 में आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सभी क्या नॉन मेटल्स है। इनके अंदर जो आयोडीन है हमारा, वो लस्ट्रस सब्सटेंस है। अगर हम प्योर आयोडीन को लेंगे ना, तो उससे क्या देखेंगे हम? उसका जो सरफेस है वो क्या कर रहा होगा? शाइन कर रहा होगा, उसमें हमारा एक प्रतिबिंब नजर आ रहा होगा उसके आसपास की चीजों का। ठीक है। वो क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि वो शाइनी सरफेस है उसका। तो हमें दिखा कि आयोडीन जो कि एक नॉन मेटल है, उसके बावजूद कैसा है? वो लस्ट्रस है। फिर उसके बाद आती है हमारी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि क्या कहती है? हार्डनेस। ठीक है। अब एक चीज देखना कि जो प्लास्टिक वगैरह के सब्सटेंसेस होते हैं, क्या वो इतने मजबूत होते हैं? आप कितनी भी मजबूत कोई चेयर या टेबल ले लेना प्लास्टिक की, वो टूट ही जाएगी अगर आप उस पर ज्यादा तेजी से कूद जाओगे, चढ़ जाओगे, है ना, या मोड़ दोगे, वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, है ना। तो ये कह रहा है कि जो सभी नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी मेटल्स होते हैं, अगर मैं एक आयरन की रोड लूं और आप उस पर पंच मारो तो क्या होगा? क्या उस रोड पर कुछ डैमेज होगा? लेकिन आपके हाथ में जरूर डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो मेटल है वो क्या होता है? जनरली हार्ड होता है। ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन फिर इसमें आ गया एक्सेप्शन। ये कह रहा है जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मतलब हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, अल्कली क्या होते हैं? वो बेसिस जो कि सोल्यूबल है वाटर में। ठीक है। तो मेटल्स से मोस्टली क्या बनते हैं? बेसिस बनते हैं, है ना, जिनका नेचर कैसा रहता है? बेसिक रहता है। तो ये कह रहा है जो अल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। वो इतने सॉफ्ट है
कि हम उसे नाइफ से, चाकू से बड़े इजीली काट सकते हैं। ठीक है, आपने 7th 8th क्लासेस में पढ़ा होगा कि सोडियम पोटेशियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये एयर के में आते ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो उसके साथ साथ इनकी एक प्रॉपर्टी और है, सोडियम पोटेशियम और साथ में लिथियम की भी, जो कि अल्कली मेटल्स है तीनों, की नाइफ से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं हम इन्हें नाइफ से। आपने कभी आयरन को नाइफ से कट करते देखा किसी को? आयरन को मैं कट कर सकता हूँ नाइफ से, या गोल्ड को, या सिल्वर को, या किसी भी दूसरे मेटल को, जैसे कि कॉपर, जिंक वगैरह, है ना, बेरिलियम वगैरह, या मतलब इस तरीके का कोई जो हमारा मेटल है जो कि नॉन अल्कली है, वो क्या होगा, क्या मुंह से कट कर सकता हूँ नाइफ से? नहीं। हमारे जनरली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन ये तीन क्या हमारे एक्सेप्शन है। वहीं जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स होंगे, जैसे अभी देखा हमने किसके बारे में, आयोडीन ही ले लो, आयोडीन भी क्या होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन फिर इसमें एक एक्सेप्शन है हमारा, कि डायमंड को एक्सेप्ट करके, मतलब जो डायमंड है हमारा वो क्या है, वो एक कार्बन का एलोट्रोप है, मतलब कार्बन की एक फॉर्म है। कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है ना। डायमंड क्या है, जब कार्बन को हाई प्रेशर में क्या किया जाए, हाई प्रेशर में रखा जाए, तो उसके एटम्स इतने पास आ जाते हैं, उसके पार्टिकल्स इतने पास आ जाते हैं, अगर वो प्योर कार्बन की फॉर्म हो तो वो क्या ले लेगा, एक डायमंड की फॉर्म ले लेगा। ठीक है, जो कि हम कहते हैं डायमंड क्या हो गया, कार्बन का एलोट्रोप हो गया। जो हमारा डायमंड है ना, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हमारा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, डायमंड क्या है, हमारा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। और डायमंड किसका बना है, कार्बन का। और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल। तो नॉन मेटल वैसे तो जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये एक नॉन मेटल ऐसा है डायमंड, जो कि कार्बन की एक एलोट्रोप है, जो क्या है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मेटल से भी ज्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारी अगली केमिकल प्रॉपर्टी, वो क्या है, स्टेट। ठीक है, ओ सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टी। हमारी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टेट, कि जो हमारे मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, स्टेट कैसी होती है जनरली, हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है हमारी। तो ये कह रहा जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सभी नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं ना, नेचुरल, एक नेचुरल फॉर्म में। वैसे तो स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में, कि जो स्टेट ऑफ मैटर होती है वो क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, है ना। लेकिन जो हमारे नेचुरल जो स्टेट है एक, कि किस नेचुरल स्टेट में मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या हमारी सॉलिड स्टेट। मतलब जनरली मेटल्स जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमारा एक मेटल ऐसा है, मरकरी, एक्सेप्शन आ गया ना फिर से, हमारा एक मेटल ऐसा है जो कि है मरकरी, जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसे रखा गया मेटल्स की कैटेगरी में, है ना, क्योंकि इसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो मेटल्स वाली है मरकरी की, लेकिन ये जो इसकी प्रॉपर्टी है वो अलग है इनसे, मेटल से बाकी, क्या, कि ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है जनरली। जब भी आपने देखा होगा कि थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर, उसमें क्या होता है, उसमें मरकरी तो भरा होता है। वो जैसे ही क्या नाम है, उस पर कोई भी उसे अपने माउथ में रखता है या बॉडी से टच करता है, तो जिसको फीवर हो, उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसके कॉन्टेक्ट में आते ही मरकरी क्या करने लगती है, राइज करने लगती है, क्योंकि वो थर्मामीटर के अंदर मरकरी ही होती है। क्योंकि इसके जो ये है, जो मरकरी हमारी, ये एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में जनरली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स तो हमारे सारे ही सॉलिड थे मरकरी को छोड़कर, जो नॉन मेटल्स हैं वो या तो सॉलिड होंगे या फिर गैस होंगे। ठीक है, या तो सॉलिड होंगे या फिर गैस होंगे, एक्सेप्ट कौन, ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कैसे स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। मतलब लिक्विड स्टेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी एक मेटल है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। वैसे तो मेटल सारे सॉलिड रहते हैं, लेकिन मरकरी लिक्विड है ना। और नॉन मेटल सारे या तो सॉलिड होंगे, है ना, या फिर गैस होंगे, लिक्विड कोई नहीं होगा सिवाय एक को छोड़ के, एक नॉन मेटल को छोड़ के, कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन भी कैसे स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाले कौन से दो एलिमेंट है हमारे जो नेचुरल लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, वो है हमारे मरकरी और ब्रोमीन। ठीक है, मरकरी हो गया मेटल और ब्रोमीन हो गया नॉन मेटल। तो यहां से दो तीन तरह के क्वेश्चन आते निकल के, कि विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो मरकरी। विच नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो आंसर हो गया ब्रोमीन। या विच टू मेटल्स फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो आंसर हो गया मरकरी एंड ब्रोमीन। ठीक है, तो ये रही बात स्टेट्स की। हमारी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी,
और मेलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिससे कि इनको क्या किया जा सकता है, बिटन किया जा सकता है इन थिन शीट्स। मतलब आपने देखा होगा ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है जब गोल्ड की या सिल्वर की या आयरन की भी आपने देखी होगी, अलग अलग शेप्स रहती है ना, आयरन की रोड भी है, आयरन की प्लेट भी है, आयरन की अलग अलग शेप्स है, या गोल्ड की, सिल्वर की, या किसी भी और मेटल्स की, कॉपर वगैरह की है ना, एल्यूमिनियम की, ये सब क्या है, ये सब हमारी मेटल्स हैं जो कि इनकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी। और मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनको हम बीट करके, यानी कि अगर मैं इनमें हथौड़े बजाऊं, है ना, हथौड़े से इन्हें पीटूं, इन पर हथौड़े से प्रहार करूं, वार करूं, तो क्या होगा, ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब मैं इनको तब तक पीट सकता हूं हथौड़े से या किसी सब्सटेंस से, इन पर तब तक अटैक कर सकता हूं जब तक ये थिन शीट में चेंज ना हो जाए, और ये टूटेंगे भी नहीं, ये क्या होंगे, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे गोल्ड वगैरह। इसी वजह से हम मेटल्स को अलग अलग क्या दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं। ठीक है, एक बार वो किसी शेप में आ जाएंगे, उसके बावजूद मैं उन्हें क्या कर सकता हूं, कोई दूसरी शेप दे सकता हूं, क्या करके, उन्हें उनके ऊपर प्रहार करके, उन्हें बीट करके। ठीक है, और इसी थिन शीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलिबिलिटी कहते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो हमारे क्या है, मेलिएबल होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। और सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल कौन है हमारे, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर हमारे सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल्स हैं। वहीं जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं, एक बार चेयर किसी शेप में आ गई, हमारी प्लास्टिक की चेयर है ना, उसमें अगर मैं प्रहार करूं तो क्या होगा, वो टूट जाएगी। या कोई टेबल ले लो, या मेरा जैसे फोन अभी ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा हुआ है, ये प्लास्टिक का, ठीक है, तो इसको, ये क्या होगा, ये टूट जाएगा अगर मैं इसकी शेप चेंज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसकी शेप चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर ये होता आयरन का, तो मैं इसको, या किसी और मेटल का होता, तो मैं इसको क्या कर सकता था, इसकी शेप चेंज कर सकता था, इसको बीट करके। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। फिर इसके बाद हमारी एक अगली प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। ठीक है, मैं ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं एग्जाम्स में। मेलिएबिलिटी हमारी क्या प्रॉपर्टी है कि इसमें तो हमने क्या किया, थिन शीट में कन्वर्ट किया। और डक्टिलिटी में क्या करते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। किसी भी मेटल को हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेल्ट करके, या कैसे भी इनको जो है प्रहार करके किसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको, इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। कोई भी अगर मेरा राउंड जो है, बॉल में भी अगर मेरी कोई शेप होगी, गोल्ड की या सिल्वर की या किसी और मेटल की, तो क्या होगा, मैं उसको एक थिन वायर में क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसी थिन वायर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स क्या हो गए, डक्टाइल हो गए। मेटल्स क्या हो गए, डक्टाइल हो गए। और जो गोल्ड है हमारा, वो सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल है। ठीक है, क्या है, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। इतना डक्टाइल है हमारा गोल्ड कि उसके 1 ग्राम से ही हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी एक वायर बना सकते हैं। मतलब अगर आपके घर में 1 ग्राम अगर सोना है और आप उसे क्या कर दो, मेल्ट कर दो और थिन वायर में कन्वर्ट करो, तो वो क्या हो जाएगा, वो 2 किलोमीटर लंबी तार में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ज्यादा मेलिएबल प्रॉपर्टी है किसकी, सॉरी डक्टाइल प्रॉपर्टी है किसकी, गोल्ड की। तो गोल्ड क्या हमारा सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। और वहीं अगर मेटल्स हमारे डक्टाइल हैं, प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, नॉन डक्टाइल होंगे। तो हमारे जो नॉन मेटल्स है वो नॉन डक्टाइल है। हम किसी भी नॉन मेटल को इस तरीके से थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी कुछ 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इनकी जो अभी हम देखेंगे अगली स्लाइड में। अब हमारी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा कि जो वायर्स होते हैं हमारे, उनके ऊपर क्या चढ़ा रहता है, एक रबर की लेयर चढ़ी रहती है ना, ताकि उन वायर्स को अगर कोई टच करे तो उन्हें करंट ना लग जाए। जिन वायर्स में से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। वहीं अगर किसी के करंट लग रहा है तो उससे करंट से उसे बचाने के लिए, छुटाने के लिए हम क्या करते हैं, वुडन स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वुडन स्टिक में से करंट पास होके हमें नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सब्सटेंस में से करंट पास हो सकता है और किसी में से नहीं हो सकता। और जिनमें से करंट पास होता है हम उन्हें कह देते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जिसमें से हीट पास हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए वो गए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जिनमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उन्हें हम क्या कह देते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे जब हम चाय वगैरह बनाते हैं, कुछ भी घर में खाना, तो जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उनके लास्ट में जो हैंडल रहता है
वो किसका रहता है, प्लास्टिक का रहता है। क्यों? क्योंकि वो गर्म नहीं होते, है ना, वो हीट, इसका मतलब हीट को पास नहीं कर सकते अपने अंदर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक, मतलब वो कंडक्ट नहीं करेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, प्लास्टिक्स, है ना। वहीं जो कुकर है वो हमारे किसके रहते हैं, मेटल्स के रहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हीट को कंडक्ट कर लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना। अब मेटल्स के अंदर जो हमारे सिल्वर और कॉपर है वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं हमारे हीट या इलेक्ट्रिसिटी के। इसीलिए जो हमारे क्या नाम है, बर्तन वगैरह रहते हैं, कई बार आपने सुना होगा टेंसिल्स, है ना, कॉपर के बने हुए हमारे रसोई में, बर्तन, किचन में। फिर इसके अलावा जो लेड एंड मरकरी है वो कंपेरेटिवली, है ना, ऐसा नहीं कि वो कंडक्ट नहीं कर सकते, कंडक्ट तो वो करेंगे, लेकिन कंपेरेटिवली टू अदर मेटल्स, दूसरे मेटल से अगर हम कंपेयर करें लेड और मरकरी को, तो बाकियों से कम करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। कौन? लेड एंड मरकरी। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर, वैसे तो नॉन मेटल्स हमारे पुअर कंडक्टर होगा हीट या इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन आप पेंसिल यूज करते हो ना, पेंसिल के अंदर जो हमारी निब रहती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है ग्रेफाइट की। किसकी बनी होती है वो? हमारी ग्रेफाइट की। और ग्रेफाइट क्या होता है, ये भी एक एलोट्रोप है, जैसे भी डायमंड देखा ना हमने कि एक डायमंड एलोट्रोप है कार्बन का, इसी तरह ग्रेफाइट भी एक एलोट्रोप है कार्बन का। एलोट्रोप मतलब हमने देखा था कि जो कार्बन है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और हर फॉर्म को हम कहते हैं कि वो कार्बन का क्या है, एक एलोट्रोप है। तो जो ग्रेफाइट एक कार्बन का जो एलोट्रोप है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इसका मतलब जो पेंसिल के अंदर आपकी निब है वो है जो ग्रेफाइट की बनी हुई है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, उससे आपको करंट लग सकता है। वहीं जो उसके ऊपर की लेयर है पेंसिल के ऊपर की, वो वुडन की बनी हुई है, लकड़ी की, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती। फिर इसके बाद हमारी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने मंदिर वगैरह में गए होंगे या आपने देखा होगा कहीं मंदिर पे बेल लगी रहती है, या आपके स्कूल्स में बेल लगी रहती है, तो एक बार जब वो बेल बजती है तो वो आपको एक रिपीटिंग साउंड जो है सुनाई देती है, ठन करके, है ना। तो ये कह रहा है कि जो मेटल्स होते हैं जब उनको किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक किया जाए या मारा जाए उनपे, है ना, मेटल्स के ऊपर, तो क्या निकलती है, एक साउंड निकलती है जो कि एक रिपीटिंग साउंड होती है ना। वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर से ये साउंड नहीं आती, इसलिए जो नॉन मेटल्स होगा वो नॉन सोनोरस हो गए, है ना। जैसे ही मेरे पास बोर्ड है, मैंने इसको मारा तो एक बार आवाज आई टक, लेकिन अगर ये बोर्ड होता आयरन का या किसी और मेटल का, तो वो साउंड थोड़े ज्यादा लंबे समय तक आती मेरे पास, मतलब रिपीट होकर आती वो साउंड। तो इसलिए मेटल्स क्या होते हैं, हमारे सोनोरस होते हैं और नॉन मेटल्स नहीं होते। हमारी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व तो आपको पता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी, मतलब कितने एक वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास है, जितना ज्यादा मास है इसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उतने ज्यादा प्रेजेंट है एक फिक्स वॉल्यूम में। अगर मैं 1 लीटर वॉल्यूम लूं, है ना, किसी, या 1 किलो जो है वो लूं मैं उसका वॉल्यूम, किसका, किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके अंदर जितने ज्यादा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उतने ज्यादा उसका क्या होगा, मास होगा, और उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी, मतलब मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास। तो ये कह रहा जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि उसमें आपने पढ़ा है अपने 9th क्लास में कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स कितनी पास पास रहते हैं, और जो हमारे लिक्विड उनके पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, गैस के और ज्यादा दूर हो जाते हैं। और हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि जो मेटल्स है वो जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास है, इसका मतलब उनकी डेंसिटी क्या है, हाई है मेटल्स की। वहीं जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी होती है हमारी लो। ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन भी हमारे मेटल्स के अंदर, जो हमारे अल्कली मेटल्स थे भी हमने देखे, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, ये जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी थोड़ी लो रहती है। लो डेंसिटी के कारण इनके पार्टिकल्स दूर दूर है, तभी तो ये सॉफ्ट है थोड़े, और इसीलिए हम इन नाइफ से क्या कर पा रहे, कट कर पा रहे। ठीक है। तो ये थी हमारी और कुछ 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब तक हमने देखा 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी। अब कुछ 1-2 फिजिकल प्रॉपर्टी और हम देखेंगे हमारी अगली स्लाइड में, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि किस टेम्परेचर पॉइंट पर जाकर कोई सब्सटेंस क्या हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट है कि किस टेम्परेचर पॉइंट पे जाकर कोई सब्सटेंस बॉइल होना शुरू हो जाएगा।
जैसे वाटर का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्ट होता है, पिघल जाती है बर्फ, है ना, पानी बन जाती है, फिर वही पानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, बॉइल हो जाता है। तो ठीक उसी तरह हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स का भी एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हमने देखा कि जब मेटल्स है हमारे, उनकी डेंसिटी क्या है, हाई है, मतलब उनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास है ना। और पार्टिकल्स अगर पास पास है, उनकी डेंसिटी हाई है, इसका मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, हाई रहेगा कंपेरेटिव टू नॉन मेटल्स। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है। लेकिन एक एक्सेप्शन आ जाता है इनका, क्या कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं अभी हमने देखे थे, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या रहता है, हमारा लो रहता है ना। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, लो रहता है। जिनमें से जो हमारे गैलियम और सीशियम, इनका तो वेरी लो रहता है मेल्टिंग पॉइंट, जिसमें कि गैलियम का है 29.76 डिग्री सेल्सियस और सीशियम का 28.44 डिग्री सेल्सियस। मतलब इन्हें तुम अपनी हथेली में भी रख लोगे ना तो भी ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, इतना कम इनका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। वहीं जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, वैसे ही लो रहता है ना। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, लो रहता है नॉन मेटल्स का। लेकिन इसमें भी क्या एक एक्सेप्शन है, हमारा जो डायमंड है जो कि एलोट्रोप है कार्बन का, एक फॉर्म है कार्बन की, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। क्योंकि हमने देखा था कि क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इसके पार्टिकल्स पास पास है, मजबूत है ये, है ना, हाई डेंसिटी रहती है, इसीलिए इसके क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहता है, हाई रहता है। फिर इसके बाद हमारी एक अगली फिजिकल प्रॉपर्टी कह लो या केमिकल प्रॉपर्टी कह लो, हमारे क्या एक प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी से हम क्या करेंगे, अपनी अगली वीडियो की शुरुआत करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की शुरुआत करेंगे, ठीक है, इन मेटल्स की। तो ये कह रहा है कि जो हमारी ऑक्साइड्स होती है, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो किसके साथ रिएक्ट करती हैं हमेशा, क्योंकि वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, तो बेस के साथ रिएक्ट करती है हमेशा। वहीं जो मेटल ऑक्साइड्स है वो बेसिक होती है नेचर में, तो वो हमेशा कैसे रिएक्ट करती है, एसिड के साथ रिएक्ट करती है। तो यही क्या हमारी ऑक्साइड्स की एक प्रॉपर्टी है कि जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होती है वो जनरली तो बेसिक रहती है नेचर में, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी होती हैं, अच्छा बेसिक के नेचर में मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी हैं जो एसिड के साथ तो रिएक्ट करती हैं, और जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हैं तब वो बेसिक नेचर शो कर रही हैं, लेकिन वो साथ में बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाती है कई बार। इसका मतलब वो उस समय पे कैसा नेचर शो कर रही है, एसिडिक नेचर शो कर रही है, लेकिन मेटल ऑक्साइड का जनरली कैसा नेचर है, बेसिक। तो ये कह रहा कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो बेसिक नेचर भी शो करती हैं और एसिडिक नेचर भी शो करती है, दोनों बोथ नेचर शो करती हैं, और इसीलिए इन ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन सी हुई, वो मेटल ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करती है, मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेती है। अगर एसिडिक नेचर शो कर रही है इसका मतलब बेस के साथ रिएक्ट कर रही है, अगर बेसिक नेचर शो कर रही है तो इसका मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है ना, क्योंकि एसिड कभी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता और बेस कभी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये कह रहा है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है वो एसिडिक रहती है नेचर में, ठीक है। अब ये इसी ऑक्साइड के नेचर को हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में डिटेल में, कैसे ये ऑक्साइड्स बनती है और कैसे कैसे इनका नेचर होता है, जो कि हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धन्यवाद।